एक वक्त था जब मनुष्य दर्द का समंदर भी पी जाता था, लेकिन अब अनचाहा व्यवहार मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर डालने लगा है। अवसाद का पंजा सारे के सारे व्यक्तित्व को डसने लगा है। गहरे अंधेरे कुएं में मनुष्य डूबता सा जाता है। लोकेश जी परेशान चल रहे हैं। बहुत दिन से जीवन जैसे एक बिंदु पर आकर खड़ा हो गया है। उन्हें कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है, समझ नहीं पा रहे हैं जीवन को गति दें भी तो कैसे। जैसे घड़ी भी रुकी नजर आती है, मानो सुइयां चल कर भी चलती नहीं है। सब खड़ा है आस पास, बस एक सांस चल रही है, वह भी घुटती सी लगती है। रोज सैर करने जाते हैं, वहाँ भी एक बेंच पर चुपचाप बैठ जाते हैं। लोग आगे पीछे सैर करते हैं, टकटकी लगाकर उन्हीं को देखते रहते हैं। बच्चे साइकिल चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कभी बॉल पास आ जाए तो उठाकर लौटा देते हैं। लोकेश जी, यही सिलसिला चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। क्या बात है अंकल, कोई परेशानी है? एक प्यारी सी बच्ची ने पास आकर पूछा। नजरें उठाई लोकेश जी ने। यह तो वही प्यारी सी बच्ची है जिसे पिछले साल भर के अंतराल से देख रहे हैं। लोकेश जी इसी पार्क में न जाने कितनी सैर करती हैं। शायद सैर पट्टी पर 20-25 चक्कर लगाती है। काफ़ी मोटी थी पहले, अब छर्री हो गई है। बहुत सुंदर है, मॉडल जैसी चलती है। अक्सर हर सैर करने वाले की नज़र इसी पर रहती है। सुंदरता सदा सुख का सामान होती है, यह पढ़ा था कभी। अब महसूस भी करते हैं। जवानी में भी बड़ी गहराई से महसूस किया था जब अपनी पत्नी से मिले थे। बीच में भूल गए थे क्योंकि सुख का सामान साथ ही रहा सदा। आज भी साथ है। शायद सुखी रहने की आदत भी सुख का महत्व कम कर देती है। जो सदा साथ ही रहे उसकी कैसी इच्छा। इस बच्ची पर हर युवा की नज़र पड़ती देखते हैं तो फिर से याद आती है एक भूली बिसरी सी कहानी। जब वो भी जवान थे और सगाई के बाद अपनी होने वाली पत्नी की एक झलक पाने के लिए उसके कॉलेज में छुट्टी होने के समय पहुंच जाया करते थे। मैंने कब हस्तक्षेप किया था? लोकेश के होठों से निकल गया। कुछ याद करने का प्रयास किया, कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन कब, मुझे तो याद नहीं आ रहा। कुछ आदतें इतनी परिपक्व हो जाती है कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम कब उसका प्रयोग भी कर जाते हैं। अच्छा इंसान अच्छाई कर जाता है और उसे पता भी नहीं होता, क्योंकि उसकी आदत है अच्छाई करना। हंस पड़े लोकेश जी। उस बच्ची का सिर थपका दिया। बताइए ना अंकल, क्या बात है? कुछ खास नहीं ना बच्ची। क्या बताऊं? तो फिर उठिए, सैर कीजिए। चुपचाप क्यों बैठे हैं? सैर पट्टी पर ना कीजिए, यहीं घास पर ही कीजिए। मैं भी आपके साथ साथ चलती हूँ। उठ पड़े लोकेश जी। वह भी साथ साथ चलने लगे, बातें करने लगे और एक दूसरे के विषय में जानने लगे। पता चला उसके पिता अच्छी नौकरी से रिटायर हुए हैं। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? नेहा बड़ी अच्छी बातें करती है। नेहा बड़ी समझदारी से हर बात का विश्लेषण भी कर जाती है। एमबीए है, अच्छी कंपनी में काम करती है। बहुत मोटी थी पहले, अब छर्री लगती है। धीरे धीरे वह लोकेश जी को बैठे रहने ही न देती, सैर करने के लिए पीछे पड़ जाती। चलिए आइए अंकल, उठिए, बैठना नहीं है, सैर कीजिए, आइए आइए। उसका इशारा होता और लोकेश जी उठ पड़ते, उससे बातें करते। एक दिन सहसा पूछे लोकेश जी ने, एक बात तो बताना बेटा, जरा समझाओ मुझे। इंसान संसार में आया, बच्चे से जवान हुआ, शादी
विवाह हुआ, बच्चे हुए, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, उनकी भी शादियां की। वे अपनी अपनी जिंदगी में रच बस गए। इसके बाद अब और क्या? क्या अब उसे चले नहीं जाना चाहिए? क्यों जी रहा है यहाँ, समझ में नहीं आता। चलते चलते रुक गई नेहा। कुछ देर लोकेश जी का चेहरा पड़ती रही। तो क्या इतने दिन से आप यही सोच रहे थे? यहाँ बैठकर चुप रहे लोकेश जी। आप यह सोच रहे थे कि सारे काम समाप्त हो गए हैं, अब चलना चाहिए, यही ना? मगर जाएंगे कहाँ? क्या आप अपनी मर्जी से आए थे जो अपनी मर्जी से चले भी जाएंगे? कहाँ जाइएगा बताइए? उस जहान का रास्ता मालूम है क्या? कौन सा जहान? वही जहाँ आप जाने और मेरे पापा भी चले जाना चाहते हैं। ना जाने कब से ये बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार बैठे हैं, मानो टिकट हाथ में है। जैसे ही गाड़ी आएगी लपक कर चढ़ जाएंगे, बिना बुलाए ही चले जाएंगे। क्या पर दुख के भाव नहीं आते? हम कितने संवेदनहीन हैं, यही सोचकर उदास होने लगते हूँ। अपने बच्चों को इतना डरा कर रखते हैं कि किसी से बात नहीं करने देते। आस पड़ोस में कहीं आना जाना नहीं। फ्लैट में या पड़ोस में कोई रहता है, बच्चे स्कूल आते जाते कभी घंटी ही बजा दे, बूढ़ा बूढ़ी का हाल चाल ही पूछ ले, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है हम जंगल में रहते हैं। आस पास इंसान नहीं जानवर रहते हैं। हर इंसान डरा हुआ अपने ही खोल में बंद। कहते कहते चुप हो गए लोकेश जी। उनका जमाना कितना अच्छा था, सब से आशीर्वाद लेते थे, सब की दुआएं मिलती थी। आज ऐसा लगता है सदियों हो गई, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। जो उन्हें विरासत में मिला उनका भी जी चाहता है उसे आने वाली पीढ़ी को परोसे, मगर कैसे परोसे? कोई कभी पास तो आए, कोई इज्जत से झुके, मान सम्मान से पेश आए तो मन की गहराई से दुआ निकलती है। आज दुआ देने वाले हाथ तो हैं, ऐसा लगता है दुआ लेना ही हमने नहीं सिखाया अपने बच्चे को। अंकल चलिए आज मेरे साथ मेरे घर, मैं आंटी जी को ले आऊँगी, रात का खाना हम साथ खाएंगे। आज तुम आओ बच्चे, तुम्हारी आंटी ने सरसों का साग बनाया है। कह रही थी बच्चे दूर हैं, अकेले खाने का मज़ा नहीं आएगा। भीग उठी थी नेहा की पलकें। आनन फानन सब तय हो भी गया। करीब घंटे भर बाद नेहा अपने पिता के साथ लोकेश जी के फ्लैट के बाहर खड़ी थी। लोकेश जी की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, सामने नेहा को देखा। अरे आप यहाँ? एक सुखद आश्चर्य मिला नेहा को। हर इतवार जब वह सब्जी मंडी लेने जाती हैं तब इनसे ही तो मुलाकात होती है। अक्सर दोनों की आंख भी मिलती है और कुछ भाव प्रकट होते हैं, जैसे बस जान पहचान सी लगती है। पास खड़ी थीं, अनजाने ही पुराने मित्रों को मिला दिया था उसने। शोभा ने हाथ पकड़कर नेहा को भीतर बुलाया। मित्रों को गले मिलना संपन्न हुआ और शोभा का नेहा को एकटक निहारना देर तक चलता रहा। मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग उस दिन ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगा। देखिए ना आंटी, आपका घर में हम इस ब्लॉक में और हमारा उस ब्लॉक में 2 साल हो गए हमें यहाँ आए। आप तो शायद पिछले 5 साल से यहाँ हैं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। यही तो आज की पीढ़ी को मिल रहा है बेटा, अकेलापन और अवसाद। मशीनों से घिर गए हैं हम। जो समय बचता है
उसमें टीवी देखते हैं या लैपटॉप पर दुनिया से जुड़ जाते हैं। इंसानों को पढ़ना अब आता है किसे है? ना तुम किसी को पढ़ते हो ना कोई तुम्हें पढ़ता है। भावना तो आज अर्थहीन है, भावुक मनुष्य तो मूर्ख है। आज के युग में फिर सिकवा कैसा? अपनत्व और स्नेह अगर आज दोगे नहीं तो कल पाओगे कैसे? यह तो प्रकृति का नियम है, जो आज परोसोगे वही तो कल पाओगे। चुपचाप सुनती रही नेहा। सच ही तो कह रही हैं शोभा आंटी। नई पीढ़ी को यदि अपना आने वाला कल सुखद और मीठा बनाना है तो यही सुख और मिठास आज अब परोसना भी पड़ेगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारे आसपास मात्र मशीनें ही होंगी, चलती फिरती मशीनें, मानवीय रोबोट, मात्र रोबोट। शोभा आंटी बड़ी प्यारी, बड़ी ममतामयी सी लगी नेहा को, मानो सदियों से जानती हो वो उन्हें। वह शाम बड़ी अच्छी रही। लोकेश और शोभा देर तक नेहा और उसके पिता से बातें करते रहे। उस समय जब शायद नेहा का जन्म भी नहीं हुआ था, तब दोनों परिवार साथ साथ थे। नेहा की माँ अपने समय में बहुत सुंदर मानी जाती थी। मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी ना? आपने तो उन्हें देखा था ना? क्यों, क्या तुमने नहीं देखा? बहुत हल्का सा याद है। मैं तब 7-8 साल की ही थी जब उनकी रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैं उनकी गोद में थी। वे चली गईं और मैं रह गई। यह देखिए दुर्घटना की निशानी। माथे पर गहरा लाल निशान दिखाया नेहा ने। माँ के हाथ की चूड़ी धंस गई थी उसके माथे की हड्डी में। वह आगे बोली, पापा ने बहुत समझाया कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, यह दाग अच्छा नहीं लगता। मेरा मन नहीं मानता। माँ की निशानी है ना, इसे कैसे मिटा दूँ? नेहा का स्वर भीग गया। मेज का सामान उठाते उठाते शोभा के हाथ रुक गए। प्यारी सी बच्ची माथे की चोट में भी माँ को पा लेने का सुख खोना नहीं चाहती। वह दिन बीता और उसके बाद ना जाने कितने दिन। पुरानी दोस्ती का फिर जीवित हो जाना एक वरदान से सा लगा नेहा को। अब उसके पापा पहले की तरह उदास नहीं रहते और लोकेश अंकल भी उदास से पार्क की बेंच पर नहीं बैठते। मानो नेहा के पास 3-3 घर हो गए हों। ऑफिस से आती तो मेज पर कुछ न कुछ खाने को मिलता। कभी पोहा, कभी ढोकला, कभी हलवा, कभी इडली सांभर। पहले पूछने पर पता चलता कि लोकेश अंकल छोड़ गए हैं, कभी शोभा आंटी की बाई छोड़ गई है। खा पीकर पार्क को भागती, मानो वह तीसरा घर हो जहाँ लोकेश अंकल इंतज़ार करते मिलते। वहाँ से कभी इस घर और कभी उस घर। लोकेश जी के दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हैं। उनकी भी दोस्ती हो गई है नेहा से। वीडियो चैटिंग करती है वह उनसे। शोभा आंटी उसकी सखी भी बन गई है। अब वे बातें जो वह अपनी माँ से करना चाहती थी अब शोभा जी से करती है। जीवन कितना आसान लगने लगा है। उसके पापा भी अब उस जहान में जाने की बात नहीं करते जिसका किसी को पता नहीं है। ठीक है, जब बुलावा आएगा चले जाएंगे। हमने कब मना किया? जिंदा हो गए हैं तीनों बूढ़े लोग एक दूसरे का साथ पाकर, और नेहा उन तीनों को खुश देखकर खुशी से झूर है। क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जो उदास है? आप आते जाते बस उसका हाल चाल ही पूछ लें, अच्छा लगेगा आपको भी और उसे भी। कैसी लगी आपको स्टोरी? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।